नमस्ते, वेलकम टू पटेल क्लासेस। मैं हूं नीलेश कुर्मी। दोस्तों, आज हम हिंदी में वर्णमाला का चैप्टर डिस्कशन करेंगे। ठीक, अब वर्णमाला की बात करें मतलब हिंदी में, तो पूछी कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो बात करें तो MPSI, ठीक है ना, पटवारी, ठीक, जेल में भी पूछी जाती है और टेट वगैरह में, मतलब ये टीचर के टेस्ट होते हैं। अब बात करें तो मुख्य रूप से हिंदी की, तो हिंदी मुख्य रूप से MPSI में 70 नंबर की पूछी जाती है जो आपके सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो अपन मुख्य रूप से SI के टारगेट लेके हिंदी पढ़ेंगे आज अपनी फर्स्ट क्लासेस में। अगर आपने ये वाली हिंदी कंप्लीट कर ली तो ये तो अपने आप ही कंप्लीट होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चल के देखते हैं वर्णमाला होती क्या है। तो वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णों के निश्चित समूह को आंसर नहीं, वर्णों के निश्चित समूह को आंसर नहीं, वर्णों के क्रम को आंसर नहीं। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, अर्थात जिस प्रकार एक स्त्री गुलियों के या मोतियों के व्यवस्थित समूह से एक माला का निर्माण करती है, उसी प्रकार कवि वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला का निर्माण करता है। ठीक, अब बात करें तो वर्णमाला की परिभाषा क्या है वो अपन ने डिस्कशन कर ली है थोड़ी सी। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली आयोग नई दिल्ली ने हिंदी में 52 वर्ण निर्धारित किए हैं जो निम्न प्रकार हैं। अब उससे पहले बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि 52 वर्ण अपने हाथ से आप स्वयं लिखें वो कौन कौन से अक्षर होते हैं। ठीक है, 1 मिनट वीडियो को रोकें। ठीक, आशा करता हूं आपने लिख लिए होंगे। 52 वर्ण ये रहे आपके सामने। ठीक, आ से लेके ये आपके सामने प्रस्तुत है 52 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये 52 वर्ण में बात करें तो मैं चाहता तो उनको 2 लाइन में या 4 लाइन में उनको लिख सकता था, 2 लाइन में या 4 लाइन में लिख सकता था, लेकिन आपने देखा होगा तो पहली वाली स्लाइड में आपके पास 11 लिखे होंगे, ओनली 11 शब्द लिखे होंगे। आ से लेके अम आहा मैंने छोड़ दी है, अम आहा को नीचे लिखा चाहता तो उसी लाइन में लिख देता। उनका क्या है, थोड़ा सा टारगेट अलग है, वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद का से माँ की कहानी अलग लिखी है मैंने, का से लेके माँ की कहानी मैंने अलग लिखी है। क्यों? क्योंकि वो का से लेके माँ तक व्यंजन है। ठीक, उनकी कहानी अलग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो अगली अपने पास हेडिंग आती है अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली ध्वनि को अक्षर कहते हैं। अर्थात इसी संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि मानी जाती है। यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यही बनना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लोग बाग वर्ण लगा के आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यही कहते हैं। आपको क्या लगाना है? ध्वनि लगाना है। ठीक, अगला जो आपके पास टाइटल आता है वो है वर्ण। वर्ण की बात करें तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक, इसी संदर्भ में भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई मानी जाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या मानी जाती है? वर्ण। अब इनमें अंतर आप समझ, मैंने अक्षर में क्या बताया, वर्ण में क्या बताया। ठीक, अब अगला टाइटल आपके पास आता है शब्द। शब्द की बात करें तो वर्णों के सार्थक मेल से जो एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक, यह भाषा की सबसे छोटी लिखित अर्थपूर्ण इकाई मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? लिखित अर्थपूर्ण इकाई मानी जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको? शब्द में लिखित अर्थपूर्ण इकाई, इन तीनों में डिफरेंस आपको समझना। यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन आपका बनेगा MPSI में और अदर एग्जाम में लेने तो उनमें ही बनना है। ठीक, अगला आपके पास टाइटल आता है वर्णों के भेद। अगला टाइटल आता है आपके पास वर्णों के भेद। तो होते हैं 2 प्रकार के, ये रहे आपके सामने, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब पहले इसमें अपन स्वर वाला पार्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो स्वर की बात करें कि स्वर की परिभाषा क्या होती है, तो स्वर की परिभाषा है, देखें तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र हैं, अर्थात बिना किसी की सहायता से बोली एवं लिखी जाती, उन्हें कुछ नाम से जानते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। अब रही बात कि वो पूछता है स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 11 निर्धारित की गई। अब एक बार ध्यान रख लेना कि मैंने वहां पर 52 वर्ण निर्धारित कर दिए थे वर्णमाला में, तो 52 याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने 11 निर्धारित कर दिए तो 11 निर्धारित, मतलब स्वर कितने होते हैं, तो आंसर है आपके पास 11। अब कहीं आपको 13 भी मिलेंगे, 9 भी मिलेंगे, आंसर है 9। आपका जो बेस्ट आंसर लगाना है वो लगाना है आपको 11 पे। हाँ, यदि 11 और 13 मिल जाए तो आपको 11 लगाना है, और यदि 13 मिल जाए और 11 मिल जाए तो आप समझ रहे क्या करना है, 11 पे सही करके आना है। इतनी बात समझ गए ना। ठीक, तो आपके पास 11 स्वर इस प्रकार है। अब आता है स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण कालमान के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 गुरु और नंबर 2 लघु। ठीक, अर्थात लघु और गुरु। अब लघु की बात करें तो नाम से क्लियर होता है, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा।
अब छोटा होता है अर्थात जिन स्वरों की एक मात्रा होती है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। अब छोटे कौन कौन से स्वर दिख रहे हैं आपको पता है? आ, ई, उ, ऋषि, मतलब आ अनार का, इमली, उल्लू और ऋषि, ये आपके लघु स्वर हो जाएंगे। अब गुरु स्वर की बात करें तो जिन स्वरों की दो मात्राएं होती हैं उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, एड़ी, ऐनक, ओखली और रथ, ये आपके गुरु स्वर में आ जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब जैसे अगला टाइटल आने से पूर्व में बता दूं, जैसे संस्कृत में पाणिनि जी का बहुत योगदान है, उसी प्रकार हिंदी में पंडित कामता प्रसाद गुरु का योगदान है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर। अब मूल स्वर की बात करें तो आप समझ रहे मूल का मतलब नंबर 1 मूल स्वर, इसकी परिभाषा देखो, जिन स्वरों की उत्पत्ति अपने आप हुई है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक, जैसे आ, ई, उ, ऋषि। अब किन्हीं किन्हीं लोगों का तर्क आएगा कि सर ऋषि कैसे मूल उत्पत्ति हुई? तो अब एक क्या है, लिखित रूप में मानी जाती है, सॉरी मौखिक रूप में मानी जाएगी लेकिन लिखित रूप में नहीं मानी जाएगी। अगली बात करें तो आता है संधि स्वर। अब संधि स्वर की बात करें तो दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर संधि स्वर कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 दीर्घ स्वर और नंबर 2 संयुक्त स्वर। अब पहले दीर्घ स्वर वाला टाइटल देखें तो दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा, मतलब इसमें बड़े बड़े आएंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आपके सामने बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। बड़ा आ कैसे बना? छोटा आ प्लस छोटा आ। इसी प्रकार बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई। इसी प्रकार बड़ा ऊ कहाँ से मिलकर बना? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। ठीक, अगला जो टाइटल आता है वो आता है संयुक्त स्वर। अर्थात संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़, मतलब दो असमान स्वरों के मेल से। परिभाषा देखना, दीर्घ में थी दो समान, इसमें असमान स्वरों के मेल से बनने वाले नए स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ऐनक, ओखली और रथ। एक आ से मिलकर बना? आ और ई से। ऐनक आ और ए से। ओ आ और ऊ से। औरत आ और ओ से। इतनी बात समझ में आई? अगला आपके पास टाइटल आता है वो आता है उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, बेस्ट क्वेश्चन बनता है। इस आधार पर बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं, समय के आधार पर बता रहा हूं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक, अब ह्रस्व स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। अगला जो टाइटल आता है वो आता है आपका दीर्घ स्वर। इसकी बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना या 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। कॉम्पिटिशन लाइन में एक बात याद रखना, जब मैंने ह्रस्व स्वर में जो चीज आ गई वो अब दीर्घ में नहीं आएगी, तो पता है आपको। तो कौन कौन से बचा है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐनक, ओखली और रथ। अगला टाइटल आता है प्लुत स्वर। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। या फिर इन्हें हिंदी के 3 एवं अंग्रेजी के एस के समान लिखा जाता है। इनका उच्चारण आ के रूप में होता है तथा इनका प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के अंतर्गत होता है, जैसे ओम। ठीक, अगले टाइटल आता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठाकृति के आधार पर मतलब कि ओंठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 वृत्ताकार स्वर, नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। ठीक, अब वृत्ताकार का मतलब क्या होता है? वृत्ताकार का मतलब ये होता है कि गोल, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओंठों का आकार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से जाएंगे इसमें? जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक, अवृत्ताकार। अब आवृत्ताकार की परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचना है। उसमें मैंने बोला था जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओंठों का आकार गोल हो जाता है, इसमें ओंठों का आकार गोल नहीं होता, उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐनक। ऋषि ना इसमें आएगी, ना ही वृत्ताकार में आएगी ना आवृत्ताकार में। ठीक, तो आपका ये स्वर वाला क्या होगा? टाइटल कंप्लीट हुआ। अब व्यंजन वाला टाइटल जो बचा है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। अब आपका जो भी फीडबैक मिलेगा, आपको समझ में आया नहीं आया, उस आधार पर